हेलो बच्चों। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो द फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बाद बच्चों जो हमारा लास्ट टॉपिक जो आता है, दैट इज आवर लास्ट टॉपिक इज द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। तो बच्चों आज हम देखेंगे कि बैरियर्स इन कम्युनिकेशन क्या क्या होते हैं। दिस इज अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, तो ये है बच्चों। सो आप आ जाइए पेज नंबर 1.9 पर आ जाओ बच्चों। पेज नंबर 1.9 पर हमें पढ़ना है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। तो दिस इज अवर टॉपिक, टुडेज टॉपिक, द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। बच्चों बैरियर्स इन कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो देर आर सो मेनी बैरियर्स, ऐसे कई प्रकार के अड़चने होती हैं जिसके कारण कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है। कहने का मतलब, जब मैं कोई मैसेज सामने वाले को देता हूं और बीच में मान लो कोई शोर होता है या फिर किसी किसी प्रकार की भी डिस्टरबेंसेस होती हैं, तो रिसीवर उसको प्रॉपरली रिसीव नहीं कर पाता है या फिर उसको प्रॉपरली वो सुन नहीं पाता है। तो जब वो प्रॉपरली रिसीव नहीं कर पाता, सुन नहीं पाता, तो प्रॉपरली वो डिकोड भी नहीं कर पाएगा। और जब डिकोड प्रॉपरली नहीं कर पाएगा तो वो अप्रोप्रिएट फीडबैक भी वो नहीं दे सकता है। तो ऐसे कई सारे बैरियर्स इन कम्युनिकेशन है। तो आज हम उन्हीं सभी बैरियर्स इन कम्युनिकेशन को वन बाय वन बच्चों हम लोग देखेंगे। सो सबसे पहला जो बैरियर इन कम्युनिकेशन हमारा है बच्चों, पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। इसमें बच्चों सबसे पहले लिखा है देर आर मल्टीपल बैरियर्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में कई प्रकार के बैरियर्स होते हैं। These barriers result in distortion and misunderstanding of the intended communication। हम जो भी बात बोलते हैं बच्चों, ये बैरियर्स के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और हमारी इंफॉर्मेशन भी डिस्टॉर्ट हो सकती है। द बैरियर्स कैन बी फिजिकल, देन साइकोलॉजिकल, इमोशनल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक एक्सेट्रा। तो बच्चों ये सारे बैरियर्स हमको जो है नहीं, मतलब आई मीन ये जो तीन लाइनें हैं ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो। द फॉलोइंग आर द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर्स हैं ये हमको देखने हैं। द फर्स्ट बैरियर इन द कम्युनिकेशन इज फिजिकल बैरियर्स। पहले बच्चों इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं कि बेसिकली ये फिजिकल बैरियर्स होते क्या है। फिजिकल बैरियर्स का मतलब होता है बच्चों कि हमारे आसपास में, हमारे सराउंडिंग्स के कारण अगर किसी भी प्रकार का कोई बैरियर क्रिएट होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं बगल वाले क्लास में अगर कोई फैकल्टी पढ़ा रही है तो वो क्या पढ़ा रहे हैं या बच्चे क्या जवाब कर रहे हैं या पूछ रहे हैं, उनकी आवाज हमें नहीं सुनाई दे रही है। क्यों नहीं सुनाई दे रही है? क्योंकि बीच में बच्चों दीवार है। या फिर कई बार क्या होता है, सो दिस वॉल हैज बिकम द बैरियर। सो दिस वॉल जो है ये एक फिजिकल बैरियर का काम करता है। और कई बार जैसे मान लो दो दोस्त दूर खड़े हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा फ्रेंड कहीं दूर खड़ा है, और जब हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो मैं जो बोल रहा हूँ हो सकता है कि मेरा फ्रेंड प्रॉपरली उसको ना सुन पाए, या फिर वो जो बोल रहा है मैं ना सुन पा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या बैरियर है, किसके कारण हम आपस की बात को नहीं सुन पा रहे हैं? यहाँ पे डिस्टेंस एक बैरियर है, हमारे बीच की जो दूरी है वो एक बैरियर का काम कर रही है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो हमारे सराउंडिंग्स में कई सारे फिजिकल बैरियर्स हैं, लाइक दीवार हो गई या फिर डिस्टेंस हो गया, विंडोज हो गए, है ना, और या फिर कोई आउटडेटेड इक्विपमेंट है, कोई इक्विपमेंट है जो पुराना हो चुका है, ठीक से काम नहीं कर रहा है। सो ऑल दीज कंसिस्ट ऑफ फिजिकल बैरियर्स, और इन फिजिकल बैरियर्स के कारण हमारा कम्युनिकेशन कई बार प्रभावित होता है। सो लेट्स स्टडी फिजिकल बैरियर्स क्या है। सो फिजिकल बैरियर्स, these are a result of our surroundings। जो फिजिकल बैरियर्स हैं बच्चों ये हमारे सराउंडिंग्स का रिजल्ट होता है। नॉइज, टेक्निकल डिस्टर्बेंसेस, आउटडेटेड इक्विपमेंट, distant location, office doors, separate areas for people of different areas, large office spaces, old technology, and lack of appropriate infrastructure can lead to problems in transmission of message। तो बच्चों इसको थोड़ा सा अपन इजी कर लेते हैं, कैसे इसको आपको एग्जाम में लिखना है। तो पहले तो हम एक तो ये लाइन लिखेंगे, इसमें हमने क्या लिखा है, दीज आर अ रिजल्ट ऑफ अवर सराउंडिंग्स। ये हमारे सराउंडिंग्स के रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना। दीज आर अ रिजल्ट ऑफ अवर सराउंडिंग्स। अब देखो बच्चों, इसमें ये सारे जो वर्ड्स लिखे ना ये सभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये चार वर्ड्स लिख लो, दैट इज सफिशिएंट। जैसे नॉइज,
आउटडेटेड इक्विपमेंट, डिस्टेंट लोकेशन, ऑफिस डोर्स, ऑफिस डोर्स के बाद आप सीधा आ जाओ ओल्ड टेक्नोलॉजी, एंड लैक ऑफ अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर कैन लीड टू प्रॉब्लम्स इन ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। इस तरीके से लिखना है यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं। आप ऐसा नहीं कि इनको रट रहे हो और इनको सभी को लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल लिख सकते हो, दीज आर अ रिजल्ट ऑफ अवर सराउंडिंग, ये हमारे आसपास के जो माहौल है उसके रिजल्ट से ये होता है। इसमें से आप टिक कर लो, नॉइज हो गया, आउटडेटेड इक्विपमेंट, डिस्टेंट लोकेशंस, ऑफिस डोर्स, ओल्ड टेक्नोलॉजी, एंड लैक ऑफ अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है बच्चों? जैसे आज अगर किसी ऑफिस में, जैसे मान लो एक ऑफिस है, एक ऑफिस में कई सारे कैबिन्स बने हुए हैं या फिर कई सारे कमरे हैं, तो इंटरकॉम से क्या होता है बच्चों, हम एक दूसरे से बड़े आराम से फोन के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके ऑफिस में इंटरकॉम ही नहीं है तो इसका कहना मतलब क्या है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जब भी आपके पास अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, जब भी आपके पास अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, तो उसके कारण जो है बच्चों ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से आपको जो है 3 लाइनों में आपका आंसर कंप्लीट करना है। ओके, देन इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो हमारा बैरियर है वो हम देखते हैं। नाउ लेट्स सी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर। अब इसका क्या मतलब है बच्चों? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर में अगर आपने देखा था, एक बार हम लोग पीछे जाते हैं, ये चेन ऑफ कमांड जो है बच्चों, ये अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। अब जैसे मान लो बच्चों ए को पता है कि वो, ए को मालूम है कि वो ई को कम्युनिकेट करेगा, और ई अगर मान लो कंफ्यूज्ड है कि वो एफ को कम्युनिकेट करे या फिर सी को कम्युनिकेट करे। ए किसको कम्युनिकेट करेगा, ए को मालूम है, बट हियर ई इज कंफ्यूज्ड, ई को नहीं समझ में आ रहा कि वो एफ को कांटेक्ट करे कि या फिर वो सी को कांटेक्ट करे। तो बच्चों इस केस में ये कम्युनिकेशन बैरियर हो गया, क्योंकि यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, यहां पे कंफ्यूजन हो रही है। तो जब भी आपका चेन ऑफ कमांड अगर क्लियर नहीं है तो ये भी जो है एक कम्युनिकेशन का बैरियर बन सकता है। ओके, चलो वापस उसी में आ जाओ। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर, communication problems occur when the systems, structures and process in the organization are not clear or have gaps in them। आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, communication problem occur when the systems, बस इतना, when the systems in the organization are not clear। एक लाइन होगी बच्चों, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है कब? जब ऑर्गेनाइजेशन में जो सिस्टम है वो क्लियर नहीं है, वो स्पष्ट नहीं है। ए को पता है कि वो बी को कांटेक्ट करेगा, बट बी कंफ्यूज्ड है कि वो ई को कांटेक्ट करे या किसी और को कांटेक्ट करे। आए बच्चों समझ में? सो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम अकर व्हेन द सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट क्लियर। फिर आगे लिखा है, इफ द चेन ऑफ कमांड इज अनक्लियर, चेन ऑफ कमांड ए बी को बता रहा है बट बी इज कंफ्यूज्ड कि वो ई को कांटेक्ट करे कि वो एफ को कांटेक्ट करे। इफ द चेन ऑफ कमांड इज अनक्लियर, अ पर्सन मे नॉट नो whom टू कांटेक्ट, और उसको नहीं पता कि वो किसको कांटेक्ट करे फॉर अ पर्टिकुलर इश्यू। इनअप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन सिस्टम, बच्चों इसी को कहते हैं, ए को पता है कि वो बी को कांटेक्ट करेगा बट बी इज कंफ्यूज्ड कि वो ई को कांटेक्ट करे या सी को कांटेक्ट करे, तो इसी को हम कहते हैं इनअप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन सिस्टम। और lack of supervision and unclear role and responsibility demarcations lead to confusion and efficiency। इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेते हैं, inappropriate information transmission system, इसे कट कर दो, कॉमा, unclear role and responsibility demarcations। unclear role है, एक काम हमने 5 लोगों को सौंपा है कि भाई ये काम तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो, सबको सौंप दिया। एक दूसरा व्यक्ति जो है दूसरे के ऊपर टालेगा, यार ये काम उसको भी दिया तो वो कर लेगा। तो यहां पर आपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपरली डिमार्केट नहीं करा है। तो जब भी आपका रोल अनक्लियर है, रेस्पॉन्सिबिलिटी डिमार्केशन अगर कंप्लीट नहीं है, तो उससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगी और इनएफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से दोबारा इसको देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर,
Communication problem occur when systems in the organization are not clear. If the chain of command is unclear, a person may not know whom to contact for a particular issue. Inappropriate information transmission systems, unclear role and responsibility demarcations lead to confusion and inefficiency. बच्चों आई थिंक क्लियर है, हमारा सेकंड बैरियर भी हम लोगों ने कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड बैरियर है बच्चों, लैंग्वेज बैरियर। नाउ अंडरस्टैंड हाउ अ लैंग्वेज कैन बी अ बैरियर। देखो बच्चों, क्या होता है कि जैसे भारत जैसे देश में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हर भाषा में कई बार क्या होता है कि एक ही वर्ड, एक ही शब्द का अलग अलग भाषा में अलग अलग मीनिंग होता है। तो जब इस प्रकार से अलग अलग भाषा के लोगों के साथ आप कम्युनिकेट करते हो तो एक शब्द अलग अलग भाषा के लोग अलग अलग उसका मीनिंग निकाल सकते हैं, और ये कम्युनिकेशन बैरियर का काम करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि एक पर्टिकुलर ऑफिस में हर व्यक्ति की लिंग्विस्टिक एबिलिटी अलग अलग होती है। जो ऑफिसर है उसका भाषा का ज्ञान बढ़िया है, उसको अच्छी इंग्लिश आती है, बट जो निचले लेवल पर है, जो लोअर वर्कर है, हो सकता है कि उसकी लिंग्विस्टिक एबिलिटी यानी कि उसका जो भाषा का ज्ञान है वो उस लेवल का नहीं है। तो इस कारण इस प्रकार के बैरियर से अगर आपको बचना है तो आपको सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, सो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। पहला पॉइंट आप लिखिए, लैंग्वेज कैन क्रिएट मेनी ऑब्स्टिकल्स इन कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो है कम्युनिकेशन में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है। फिर यहां से लिखिए बच्चों, पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड कंट्रीज में इंटरप्रेट द सेम वर्ड्स डिफरेंटली। दुनिया के कोने कोने से या अलग अलग प्रकार के लोग जो हैं, सेम अलग अलग लैंग्वेज के जो लोग हैं, सेम शब्द को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि अलग अलग लोग, अलग अलग भाषा के लोग एक ही शब्द को अलग अलग मतलब देते हैं। पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड कंट्रीज में इंटरप्रेट द सेम वर्ड्स डिफरेंटली। ठीक है, यहां तक आप इसको करेंगे। फिर एक लाइन आप ये भी लिखेंगे बच्चों, इट इज ऑल्सो अ फैक्ट दैट, दो बार दैट से कट कर दो, इट इज ऑल्सो अ फैक्ट दैट द लिंग्विस्टिक एबिलिटी ऑफ वेरियस पीपल इन द वर्क प्लेस इज डिफरेंट। और ये भी एक सच है कि एक ही वर्क प्लेस में अलग अलग व्यक्ति का जो लिंग्विस्टिक एबिलिटी है वो अलग अलग होता है। इस कारण हमें क्या करना चाहिए, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज क्लियर, सिंपल, इजीली अंडरस्टूड लैंग्वेज इन मोस्ट ऑफ यूर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। क्योंकि हर व्यक्ति का भाषा का ज्ञान अलग अलग होता है, इसलिए यह जरूरी है कि जब भी आप कोई कम्युनिकेशन करते हो वो क्लियर, सिंपल और इजीली, मतलब समझने में इजी होना चाहिए इन मोस्ट ऑफ योर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। जब भी आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन करते हैं तो आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए बच्चों, क्लियर, सिंपल एंड इजीली अंडरस्टूड होनी चाहिए। तो इस तरीके से काफी बड़ा पैराग्राफ था, तो इसको थोड़ा सा मैंने छोटा करके इजी करके आपको बताया है। पहली लाइन दोबारा देखते हैं, लैंग्वेज कैन क्रिएट मेनी ऑब्स्टिकल्स इन कम्युनिकेशन। People from different regions and countries may interpret the same words differently. It is also a fact that the linguistic ability of various people in the workplace is different. Therefore, it is important to use clear, simple, easily understood language in most of your official communication. तो बच्चों इसी के साथ हमने थर्ड पॉइंट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है कि यहां पे हम भाषा की बात नहीं कर रहे हैं, कल्चर की बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल देते हैं बच्चों, जब भारत में अंग्रेज आए थे उन्होंने हिंदी सीख ली, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। अब हमारे इंडिया में ये कल्चर है कि जब हमारे घर कोई अतिथि आते हैं, कोई गेस्ट आते हैं, तो हम उनको नीचे बिठा करके खाना खिलाते हैं। पहले ऐसा होता था, तो नीचे बिठा के खाना खिलाया जाता था, आज भी कई लोग नीचे बैठ के खाना खाते हैं। तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप अपने गेस्ट को नीचे चटाई बिछा करके बिठा करके खाना खिलाते हो, इसमें वो बुरा नहीं मानेगा। बट वही अगर आप किसी वेस्टर्न कंट्री के व्यक्ति को नीचे बिठा करके खाना खिलाओगे तो हो सकता है कि वो आपकी बात को बुरा मान जाए। तो आप तो अच्छा करने के लिए सोच रहे थे, आप तो उसका आदर करने के लिए सोच रहे थे, बट सामने वाला आपकी बात का बुरा मान गया। वो ऐसा क्यों मान गया, क्योंकि वो उसको आपके कल्चर के बारे में नॉलेज नहीं है। तो कल्चर के बारे में नॉलेज ना होना भी एक कम्युनिकेशन बैरियर का कारण बनता है। जैसे आज जनरली हम लोग कोई आता है तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून इस तरीके से कहते हैं, जिस कोई बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, मुंह से बोल देते हैं।
बट जापान में कल्चर क्या है बच्चों, जब तक आप झुक करके विश नहीं करते हो उसको बुरा मानते हैं, क्योंकि वहां का कल्चर उस तरीके का है। इसलिए आज दुनिया में जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज में जो भी एम्प्लॉयज होते हैं वो अलग अलग देशों में जाकर के काम करते हैं, तो वो जिस भी देश में जाकर के काम करने वाले हैं उस देश का कल्चर उनको सिखाया जाता है, ताकि वो वहाँ के कल्चर के हिसाब से अपना जो है भी बिहेवियर है वो उसको चेंज करे, ताकि उनको वो कोई भी गलत इंटरप्रेट ना कर सके। ओके बच्चों, तो पढ़ते हैं। नाउ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। Understanding cultural aspects of communication refers to, cultural aspects of communication का अर्थ है to having knowledge of different cultures, अलग अलग कल्चर का नॉलेज होना। किस लिए होना? In order to communicate effectively with cross culture people, क्रॉस कल्चर मतलब अलग कल्चर के पीपल, मतलब दूसरे कल्चर के जनता के साथ, दूसरे कल्चर के लोगों के साथ अगर आप प्रभावी तरीके से बातचीत करनी है तो आपको उनके कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। जब तक आपको दूसरे देश के व्यक्तियों के कल्चर के बारे में नॉलेज नहीं होगा तब तक आप प्रभावी तरीके से उनसे बातचीत नहीं कर सकते। तो पहली दो लाइनें दोबारा देखते हैं। Understanding cultural aspects of communication refers to having knowledge of different cultures in order to communicate effectively with cross culture people। फिर इसके बाद बच्चों यहां से करेंगे, multinational companies offer special courses and documents to familiarize their staff with the culture of the country where they are based for work। मल्टीनेशनल कंपनीज अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए स्पेशल कोर्सेज या फिर डॉक्यूमेंट्स चलाते हैं ताकि उनको फेमिलराइज यानी कि उनको अवगत कराया जाए जिस भी देश में वो काम करने जा रहे हैं वहां के कल्चर से, क्योंकि ये जरूरी है। फिर आगे लिखा है, इन एडिशन, इसके अलावा एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू हैज इट्स ओन वर्क कल्चर, इसके अलावा हर एक ऑर्गेनाइजेशन का उसका खुद का अपना एक वर्क कल्चर होता है। सो आई थिंक क्लियर। अब इसके बाद बच्चों थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो आप आगे इसको हम देखेंगे। अब इसके बाद आपको लास्ट पॉइंट इसमें लिखना है, एग्जाम्पल आपको लिखना है। A very simple example is of the way food is served by a member of a family। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है किस प्रकार से एक फैमिली के मेंबर को खाना परोसा जा सकता है, जिसमें मैंने एग्जाम्पल दिया। अगर आप भारतीयों को नीचे खाना बिठा करके खाना खिलाओगे तो वो बुरा नहीं मानेंगे, बट वही कई विदेशियों को अगर आप नीचे बिठा करके खाना खिलाओगे वो बुरा मान जाएंगे। तो एक व्यक्ति तो आपकी तारीफ कर रहा है, दूसरा व्यक्ति आपको मतलब आपकी एक तरीके से वो आपसे खुश नहीं है, he is unhappy with you। A very simple example is the way food is served by a member of family। It can be a cause of appreciation, ये तारीफ का भी कारण बन सकता है, और displeasure, नाखुश का भी कारण ये बन सकता है। तो इस तरीके से बच्चों काफी बड़ा पैराग्राफ था ये, थोड़ा सा मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस को शॉर्ट में करके आपको बताया है। आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है, क्योंकि बच्चों आप ऐसे नहीं सोचना कि बुक में जितनी भी पैराग्राफ है सभी आप एग्जाम में जाकर के लिखोगे, उतना लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये 2 या 3 मार्क्स का ही आपको आता है, ठीक है ना। आई मीन जो क्वेश्चंस हैं वो 2 या 3 मार्क्स के आते हैं, बट ओवरऑल ये जो चैप्टर है 8 से 9 मार्क्स तक का आपको एग्जाम में आता है। ओके, अगला जो है बच्चों हमारा जो बैरियर है दैट इज इमोशनल बैरियर। इमोशंस बच्चों, इमोशंस क्या होते हैं? आप गुस्सा हो, आप खुश हो, आप चिड़चिड़े हो, ये सारे इमोशंस है बच्चों। पहला पॉइंट, वन ऑफ द चीफ बैरियर यानी के मुख्य प्रमुख जो अड़चन है, वन ऑफ द चीफ बैरियर्स टू ओपन एंड फ्री कम्युनिकेशंस इज द इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बैरियर है जो कि एक ओपन और फ्री कम्युनिकेशन में होता है। अब यहाँ पे कुछ इमोशंस के बारे में बता रखा है, बट सारे इमोशंस आपको करने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको टिक करा रहा हूं। पहला, एंगर, गुस्सा, एंगर, जेलसी, आपको किसी से जेलसी है, जलन है, एंजाइटी, 3 काफी है बच्चों, 3 काफी हैं। पहला क्या है? एंगर, जेलसी, एंजाइटी एंड मेनी मोर फीलिंग्स। तो मेनी मोर में बाकी सारे भी आ गए। सो एंगर, jealousy, anxiety and many more feelings and sentiments
वी कैरी विद इन अस, ये सारी हम अपने अंदर कैरी करते हैं, affect our communication ability and quality, और ये हमारे कम्युनिकेशन की क्षमता को और उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। आगे, अ पर्सन हु इज अपसेट, अ पर्सन जो कि अपसेट है और डिस्टर्ब्ड है, कैन नॉट पास ऑन और रिसीव इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएटली, यहां तक करो। अगर कोई पर्सन अपसेट है या डिस्टर्ब है, वो ना तो इंफॉर्मेशन दे सकता है और ना ही इंफॉर्मेशन ले सकता है अप्रोप्रिएटली। ठीक है बच्चों, बस इतना आपको करना है। सो पहला पॉइंट क्या है? वन ऑफ द चीफ बैरियर्स टू ओपन एंड फ्री कम्युनिकेशन इज द इमोशनल बैरियर। फिर इसमें हम कुछ इमोशंस के बारे में बताएंगे, एंगर, देन jealousy, anxiety, and many more feelings and sentiments we carry within us affect our communication ability and quality. A person who is upset and disturbed cannot pass on or receive information appropriately. क्लियर है बच्चों? तो इतनी ये 3 लाइनें जो हैं इसमें आपको लिखनी है। अगला हमारा है बच्चों एटीट्यूड बैरियर्स। अंडरस्टैंड दिस, एटीट्यूड बैरियर। एटीट्यूड्स कैसे होते हैं बच्चों? जैसे एक पर्सन, जैसे मान लो कोई शाई है यानी कि शर्मीला, कोई लेजी है, ठीक है ना। अगर मान लो कोई व्यक्ति शर्मीला है तो वो उसका एटीट्यूड है, वो उसका स्वभाव है। अगर आपका स्वभाव शर्मीलेपन का है, अगर आपका स्वभाव आलसी हो आप, तो भी जो है बच्चों आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। जो शर्माने वाला है वो वैसे ही बोलने से घबराएगा, और जो लेजी है वो बोलेगा यार अभी कौन बोलेगा, जब जरूरत पड़ेगी तब बोलेंगे। तो इस तरीके से व्यक्ति के जो एटीट्यूड्स होते हैं, उनके स्वभाव होते हैं, ये भी कम्युनिकेशन में बाधा का काम करते हैं। पर्सनल एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉइज कैन अफेक्ट कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक व्यक्ति के जो पर्सनल एटीट्यूड्स हैं, उनका मतलब निजी स्वभाव है, वो भी कम्युनिकेशन को प्रभावित करता है। जैसे अ प्रोएक्टिव, बच्चों ये प्रोएक्टिव का मतलब क्या देखो, एक्टिव का मतलब होता है अगर कोई मान लो कोई घटना घटित होती है और आप उसके खिलाफ कुछ करते हो, वो तो हो गया एक्टिवनेस। प्रोएक्टिव का मतलब होता है मुसीबत आने से पहले ही, उसकी आशंका होने पर ही जब आप प्रॉपरली उसके लिए कोई भी मेजर्स उठाते हो या कदम करते हो या उसका कोई भी सोल्यूशन आप करते हो, उसको प्रोएक्टिवनेस कहते हैं। पहले से ही तैयार हो जाना, कोई प्रॉब्लम आने से पहले ही उसका सोल्यूशन ढूंढना, प्रोएक्टिव। अ प्रोएक्टिव मोटिवेटेड, मोटिवेटेड मतलब वो काफी ज्यादा मोटिवेटेड है, काफी हर्षोल्लास से भरा हुआ है, वो करना चाहता है। अ प्रोएक्टिव मोटिवेटेड वर्कर विल फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगर कोई वर्कर प्रोएक्टिव है, मोटिवेटेड है, मतलब अपने बॉस से खुश है, प्रॉपर टाइम पे सैलरी देता है बॉस, और वर्क एनवायरनमेंट भी बहुत बढ़िया है, अगर वो खुश है तो बच्चों वो मोटिवेटेड वर्कर रहेगा और वो कम्युनिकेशन प्रॉपरली करेगा। A proactive motivated worker will facilitate the communication process, whereas a dissatisfied, जो कि संतुष्ट नहीं है, सारे वर्ड्स करने की जरूरत नहीं है, whereas a dissatisfied, shy और lazy employee can delay, सारे लिखने की जरूरत नहीं है, can delay और refuse to communicate, can delay और refuse to communicate। बस इतना ही आपको लिखना है बच्चों। दोबारा देखते हैं, पर्सनल एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉइज कैन अफेक्ट कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अ प्रोएक्टिव मोटिवेटेड वर्कर विल फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन प्रोसेस, वेयर एज अ डिससेटिस्फाइड, शाई और लेजी एम्प्लॉय कैन डिले और रिफ्यूज टू कम्युनिकेट। तो बच्चों ये हमने पढ़ लिया एटीट्यूड बैरियर। अगला है बच्चों हमारा एटीट्यूड बैरियर के बाद द नेक्स्ट वन इज परसेप्शन बैरियर। अब देखो परसेप्शन क्या होता है बच्चों, आपका देखने का नजरिया, आप दुनिया को किस तरीके से देखते हो बच्चों। देखो बच्चों क्या होता है, सिचुएशन एक ही होती है लाइफ में, पर उसको देखने का अलग अलग नजरिया होता है। एग्जाम्पल में मैंने कल भी बताया था लास्ट क्लास में कि जैसे मान लो अगर एक ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है, तो एक व्यक्ति क्या बोलेगा, दिस ग्लास इज हाफ फुल, एंड अदर पर्सन विल से दिस ग्लास इज हाफ एम्प्टी।
एक कहता है कि आधा भरा हुआ है, दूसरा कहता है ये आधा खाली है। जो कहता है ना आधा भरा हुआ है वो पॉजिटिव है, और जो कहता है आधा खाली है वो नेगेटिव है। तो सिचुएशन एक ही है, उसको देखने का नजरिया अलग अलग है। एक और एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर मान लो सड़क पे कोई दुर्घटना होती है, रिपोर्टर को भेजा जाता है। पहला रिपोर्टर बोलता है कि सर ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें बाइक वाले की गलती है। दूसरा रिपोर्टर बोलता है नहीं सर बाइक वाले की गलती नहीं है, ये तो कार वाले की गलती है। तीसरा बोलता है नहीं सर ये ना बाइक की गलती है ना कार की गलती है, ये तो सड़क ऐसी बनी हुई है, ये सड़क के कारण ही एक्सीडेंट यहाँ पे ज्यादा होते हैं। तो सिचुएशन एक है, एक्सीडेंट एक हुआ है, बट उसका परसेप्शन, उसको देखने का नजरिया बच्चों तीन अलग अलग तरीके से आ गए। अब सुनने वाले को तीन चीजें आप बताओगे तो क्या वो प्रॉपर कम्युनिकेशन है? वो कंफ्यूज हो जाएगा भाई किसको सच माने किसको झूठ माने। तो इस तरीके से जो परसेप्शन है कि आप किस तरीके से दुनिया को देखते हो, ये भी एक बैरियर का काम करता है। इसको पढ़ के देखते हैं। Each one of us perceives the world differently. हम सभी में से हर व्यक्ति जो है दुनिया को अलग अलग नजरिए से देखता है। And this causes problems in communicating. और यही एक कारण है जिसके चलते कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। The same content, कंटेंट एक ही है बच्चों। The same content is seen and interpreted differently by two people. सेम कंटेंट को दो अलग अलग व्यक्ति देखते हैं और उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि उसका अलग अलग मतलब निकालते हैं। एंड देयर इन, और यहीं पर, एंड देयर इन लाइज द रूट कॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब हर व्यक्ति का देखने का नजरिया अलग अलग है, अलग अलग व्यक्ति आपको अलग अलग राय देगा, और यहीं पर जो है ये फिर यही एक कारण बनता है मिसकम्युनिकेशन का और मिसअंडरस्टैंडिंग का। तो बच्चों आई थिंक क्लियर है परसेप्शन बैरियर्स क्या है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो बैरियर है बच्चों वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब होता है बच्चों कि आपके बॉडी में अगर किसी प्रकार की कमी है, जैसे मान लो आप चल नहीं सकते हैं, आपके हाथ नहीं है, देखना आप प्रॉपरली देख नहीं सकते, मतलब देखने की शक्ति आपकी कमजोर है, सुनने की शक्ति कमजोर है, फिजिकली आप किसी तरीके से भी बीमार हो, आपको बुखार है, हेल्थ ठीक नहीं है, इन ये सारी चीजें बच्चों फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आती हैं, और इनके कारण भी आप प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। जैसे इल हेल्थ, ये बच्चों ILL है, इल हेल्थ, पुअर आईसाइट, कम देखने की शक्ति, हियरिंग डिफिकल्टी, सुनने में दिक्कत है, और एनी अदर फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, और इनके अलावा कोई और अगर फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, और एनी अदर फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कैन बी हर्डल्स इन इफेक्टिव इंटरैक्शन विद अदर्स। तो इस प्रकार की अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप सामने वाले से प्रभावी तरीके से बच्चों कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। ये हो गया हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट है बच्चों टेक्नोलॉजी बैरियर। देखो बच्चों आज 90% से ज्यादा जो कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वो तकनीक पर आधारित है। जैसे मान लो अगर मुझे ईमेल नहीं आता भेजना, या फिर मुझे व्हाट्सएप चलाना नहीं आता, मुझे ट्विटर नहीं आता, मुझे फेसबुक नहीं आता, तो क्या मैं लोगों से प्रभावी इफेक्टिव तरीके से बच्चों कम्युनिकेट कर पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। आज टेक्नो फ्रेंडली है, आज कम्युनिकेशन इज अ टेक्नो फ्रेंडली। आप जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का ज्ञान आपके पास होगा उतने प्रभावी तरीके से आप सामने वाले से कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है तो आप प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। सो टेक्नोलॉजी बैरियर इन टुडेज वर्ल्ड, कम्युनिकेशन मोड्स आर प्राइमरीली टेक्नोलॉजी ड्रिवन। मतलब आज की दुनिया में जो कम्युनिकेशन मोड्स का मतलब जो कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं ना मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि यातायात के साधन, ऐसे कम्युनिकेशन मोड्स मतलब कम्युनिकेशन के साधन। तो आज लगभग जितने भी कम्युनिकेशन के साधन हैं, चाहे वो टेलीफोन हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक, ट्विटर, व्हाटएवर, ऑल आर टेक्नोलॉजी ड्रिवन। यह सभी टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। दिस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज बीइंग कॉन्स्टेंटली अपग्रेडेड, और ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है कंटिन्यूअसली अपग्रेड होती जाती है। मतलब दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी में नए नए चेंजेस आ रहे हैं, और नए नए चेंजेस जो हैं डेवलप होते रहते हैं, और जो व्यक्ति इन नए चेंजेस को नहीं अपना पाता ठीक से,
तो क्या वो प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए एक प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए किसी भी व्यक्ति का टेक्नो फ्रेंडली होना आवश्यक है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते जाते हैं उनको उनको उस साथ साथ ही उनको अपनाना भी चाहिए। This communication technology is being constantly upgraded और new formats emerge ever so frequently, मतलब बार बार तुरंत एक छोटे छोटे अंतराल के बाद नई टेक्नोलॉजी आती जाती है। Anyone who is not tech friendly struggles to communicate effectively via the medium। अगर कोई भी व्यक्ति बच्चों अगर टेक्नोलॉजी फ्रेंडली अगर वो नहीं है तो फिर क्या होगा? वो जो है इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से ये आपको लिखना है। बाकी बच्चों आप इसको रीड कर लीजिएगा, ये 3 लाइनें हैं, बट एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। आप देखिए लिखो, जैसे इसको रीड कर लेते हैं। Moreover, an individual is faced with a huge amount of information every day in the form of email, text, and social updates. Multitasking is the norm these days. The information overload and trying to accomplish too many things together can result in gaps in communication and miscommunication. जस्ट इसमें बताया गया कि आज जो है ठीक है टेक्नोलॉजी फ्रेंडली कम्युनिकेशन है, बट अगर आप देखते हो कि आपको एक साथ अगर आपका ईमेल आईडी है तो दिन भर में कितने सारे ईमेल्स आपको आते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे हो तो कई बार अननेसेसरी व्हाट्सएप मैसेजेस भी आते हैं, तो कई बार हम लोग उसको देखते हैं कभी नहीं देखते हैं, तो ये भी जो है कभी कभी जो है मिसकम्युनिकेशन का भी कारण बन सकता है। ओके बच्चों, सो दिस इज अवर टेक्नोलॉजी बैरियर। अब बच्चों देखो, टेक्नोलॉजी बैरियर के बाद जो हमारा अगला जो टॉपिक है, मतलब अगला जो हमारा पॉइंट है, दैट इज जेंडर बैरियर। जेंडर बैरियर का मतलब होता है बच्चों मेल एंड फीमेल, महिलाएं एवं पुरुष। अब जनरली क्या बोला जाता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में महिला और पुरुष मेल एंड फीमेल साथ में काम कर रहे होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप मेल से प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप किसी मेल से पूछ कोई भी सवाल अगर पूछते हो तो जितना जवाब देना चाहिए वो उससे बहुत कम जवाब देता है। और फीमेल्स के साथ प्रॉब्लम क्या है बच्चों? आप उसे कोई भी सवाल पूछो तो जितना जवाब देना चाहिए उससे कई गुना वो बोल बोल के आपको बोर कर देगी, या फिर आपको बहुत ज्यादा वो जवाब देती है। तो ये भी नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव है। लेट्स स्टडी। मेन एंड वुमेन कम्युनिकेट डिफरेंटली, मतलब आदमी और महिलाएं अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। द रीजन फॉर दिस लाइज, और ऐसा क्यों करते हैं इसका कारण है, द रीजन फॉर दिस लाइज इन द वायरिंग ऑफ अ मैन्स एंड वुमेन्स ब्रेन। क्यों महिलाएं एक तरीके से कम्युनिकेट करती हैं और पुरुष एक तरीके से कम्युनिकेट करते हैं? वो इसलिए क्योंकि उनके दिमाग की जो वायरिंग है वो ही थोड़ी सी इस प्रकार से बनी हुई है। द रीजन फॉर दिस लाइज इन द वायरिंग ऑफ मैन्स एंड वुमेन्स ब्रेन। फिर आगे लिखा है, men talk in linear, logical and compartmentalized manner। लीनियर मतलब सिस्टमैटिक, लॉजिकल का मतलब है आप जो भी बोलते हो उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे रीजन है। कंपार्टमेंटलाइज्ड मतलब गैप दे दे करके आप बोलते हो। Men talk in linear, logical and compartmentalized manner, whereas women use both logic and emotion। और women क्या करती है? लॉजिक इमोशन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, और उसके कारण वो क्या बन जाती हैं? वर्बोज बन जाती हैं। वर्बोज हिंदी में वाचाल बोलते हैं, मतलब जो बहुत ही ज्यादा बोलता है। आपको आप अपनी बात चाहो तो एक लाइन में कंप्लीट कर सकते हो, बट नहीं, आप एक लाइन में कंप्लीट नहीं करते हो, आप कई 100 लाइनों का इस्तेमाल करके उस पर्टिकुलर एक लाइन को कंप्लीट करते हो। तो इसको वाचाल बोलते हैं, जो बहुत ही ज्यादा बोलता है। सो ये एक नेगेटिव वर्ड है बच्चों। सो women use both logic and emotion and are more verbose। This may be the cause of communication problem in an office where both men and women work side by side। और यही एक कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम बन सकता है जहां पर men और women दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं। men can be held guilty, मतलब men के साथ ये शिकायत है, men can be held guilty of providing insufficient information। आदमी से क्या शिकायत है बच्चों? कि आदमी से कुछ भी पूछो वो कम जवाब देता है। while women may be blamed for providing too much detail। और women से हमें शिकायत है कि वो बहुत ज्यादा डिटेल्स वो देती है। बस बच्चों यहीं तक आपको इसको करना है। दिस इज वन ऑफ द जेंडर बैरियर।
ठीक है ना, तो आप इसको करना है, ठीक है ना। टोटल हमने 10 पॉइंट्स हम लोगों ने कर लिया है बच्चों। अब देखो बच्चों, एक केस स्टडी आपको गिवन है, तो जस्ट आप इसको रीड करिएगा केस स्टडी क्या है, और उसके ऊपर ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चंस के बाद ये आपको आंसर्स भी दे रखे हैं। अदरवाइज जनरली आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केस स्टडीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट क्योंकि आपके ये मॉड्यूल में इन्होंने गिवन है तो इसको ज़रूर आप एक बार इसको रीड करिएगा, ठीक है ना। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों जहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं, बट मेरा सजेशन बच्चों आपसे ये है कि ठीक है क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप ये क्वेश्चंस को सॉरी ये जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, ये तो आपको करने ही करने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये क्वेश्चंस आप करेंगे। बट इंस्टेड आप क्वेश्चंस करो, आपको करना क्या है, जितना हमने अपने वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा है और जो जो टॉपिक्स मैंने आपको कवर करे हैं, किस तरीके से टॉपिक्स को मैंने थोड़ा शॉर्ट करके आपको कराया है, उतना सारा चीज़ आप पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चंस आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। So whatever topics that I have covered in this particular chapter, if you continue with those topics, then this will be more than sufficient. आपको अलग से ये क्वेश्चंस करना है या फिर जो मैंने कट करवाया है वो आपको पढ़ना है, ऐसी कोई ज़रूरत उसमें आपको नहीं है। सो बच्चों इसी के साथ जो है हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है कम्युनिकेशन चैप्टर बच्चों, ये हमारा कंप्लीट होता है। तो बच्चों एक बार हम इसको दोबारा जस्ट एक रिकैप करते हैं कि हमने इस कम्युनिकेशन चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि भाई ये कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन की हम लोगों ने ये 4 लाइनों का पैराग्राफ हम लोगों ने रीड करा, और इसके बाद कम्युनिकेशन के बाद ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है ये हम लोगों ने किया। देन कम्युनिकेशन प्रोसेस के बाद बच्चों ये जो सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये हमने नहीं करा, क्योंकि ये जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन, इसी में हमारा कवर हो जाता है। सो द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन में हमने देखा कि कम्युनिकेशन को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। वन इज बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, यानी कि वर्बल इज देयर, नॉन वर्बल इज देयर एंड विजुअल इज देयर, एंड अनदर इज बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो बच्चों फिर हम लोगों ने वर्बल देखा, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है ना। वर्बल यानी कि कीवर्ड हमने देखा, जहाँ पे शब्द और भाषा का इस्तेमाल होता है वो वर्बल है। तो इसलिए वर्बल में हमारे बच्चों 2 प्रकार के हैं, रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन। फिर हमने देखा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में बच्चों टोटल देर आर 5 टाइप्स के कम्युनिकेशन है। एक है फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा है पैरा लैंग्वेज, एस्थेटिक कम्युनिकेशन, अपीयरेंस, देन सिंबल्स, देन वी हैव सीन व्हाट इज विजुअल कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से हमारे 3 कम्युनिकेशन हमने पढ़ लिया। कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन दिस चैनल, communication channel, verbal, non-verbal and visual. And on the basis of purpose and style, communication can be classified into formal communication and informal communication. अब बच्चों फिर हमने देखा फॉर्मल कम्युनिकेशन 3 प्रकार के होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है, जस्ट ये इनफॉर्मल है, ये स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन है, ये चीज़ हम लोगों ने देखी। और इसी में हम लोगों ने देखा कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, ये भी टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था। देन नेटवर्क इन कम्युनिकेशन में बच्चों हम लोगों ने देखा कि कम्युनिकेशन नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। द फर्स्ट वन इज वर्टिकल नेटवर्क, उसके बाद है सर्किट नेटवर्क, उसके बाद है चेन नेटवर्क, उसके बाद है व्हील एंड स्पोक नेटवर्क, एंड फाइनली स्टार नेटवर्क। इस प्रकार से हमने ये नेटवर्क्स इन कम्युनिकेशन भी देख लिया। फिर उसके बाद बच्चों हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें हम देखा कि वो कौन कौन से विशेषताएं हैं जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अगर रहेंगी तो वो कम्युनिकेशन हमारा इफेक्टिव बनता है। पहला है क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, कोहेरेंट, कंप्लीट, देन कर्टियस, लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, फोकस एंड अटेंशन, इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। इस तरीके से हमने बच्चों ये टोटल 9 टॉपिक्स इसमें करे थे। नेक्स्ट बैरियर्स इन कम्युनिकेशन हमने क्या क्या देखा। एक हमने देखा फिजिकल बैरियर, then organizational structure barrier, then language barrier, then we have seen cultural barrier, then emotional barrier, attitude barrier, perception barrier, physiological barrier, technology barrier and gender barrier। इस तरीके से बच्चों ये सारे हम लोगों ने देख लिए हैं। तो इसी के साथ हमारा बच्चों जो फर्स्ट चैप्टर है ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और फर्स्ट चैप्टर हमने टोटल 5 लेक्चर्स में बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। थैंक यू।